गए हो? इतने सस्ते सपने देखते हो? बस यहाँ लोकनाथ का और रोशन भाव का सपना आता है क्या? बहुत सही। तो चलो पिक्चर्स में फ्रांस देखा है? नहीं देखा? पेरिस कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस को क्या कहते हैं? दुनिया की जन्नत या हेवन ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और इंडिया की जन्नत किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। तो दुनिया की जन्नत है पेरिस, और ये पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। क्रांति पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? क्रांति ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है क्रांति? क्योंकि क्रांति से ही एक जो रेवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूट होते हैं लोग, एक चेंज आता है। अगर मैं कहूँ इंडिया में 1857 की जो क्रांति हुई, वो देखो इंडिया की जो 1857 की क्रांति थी इन इंडिया, ये क्रांति जो थी ये सक्सेसफुल तो नहीं थी। ये तो आप मानते हो कि सक्सेसफुल नहीं थी। अगर सक्सेसफुल होती तो हमें 1947 इतना टाइम नहीं लगता, हम उसी टाइम में आजाद हो जाते। लेकिन उस क्रांति को सही लीडर और सही पाथ यानी रास्ता, एक सही वे नहीं मिला, जिस वजह से वो क्रांति क्या हो गई? अपने रास्ते से भटक गई। उस क्रांति में जो लोग निकले थे देश को आज़ाद कराने के लिए, वो लास्ट में क्या करने लगे थे? वो खुद लूटने लगे थे। तो उनका जो मेन एम था देश की आज़ादी का, वो हट गया, डाइवर्ट हो गया। उसकी वजह से हम आज़ाद नहीं हो पाए। लेकिन वो थी एक पॉजिटिव। जिस सिंबल के साथ वो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, वो सिंबल क्या था? पॉजिटिव था ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि हमें चेंज लाना था। कैसा चेंज? अच्छा, आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए हमें चेंज लाना था। तो ये पॉजिटिव था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा फाइनली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहली रेवोल्यूशन, दुनिया की सबसे पहली क्रांति जिसे हम कहते हैं। देखो छोटी छोटी क्रांतियां हुई होंगी, लेकिन इन हिस्ट्री द फर्स्ट जो रेवोल्यूशन माना जाता है, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन दुनिया का, वो क्या नाम है उसका? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसीलिए आपकी हिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला रेवोल्यूशन दुनिया का माना जाता है। ये रेवोल्यूशन कब होता है? ये रेवोल्यूशन होता है 1789 में। डेट क्या है? 14 जुलाई। कब हुआ है? 1789 में 14 जुलाई को। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पे कौन वहाँ का रूलर था? लुई 16। लुई 16 वहाँ का रूलर था। कौन था? लुई 16 वहाँ का रूलर था। अब लुई 16 क्या है मैम? लुई, देखो अगर मैं कहूँ आपका एक सरनेम होता है, शर्मा, तिवारी, पांडे, खान, पठान, लगता है आपके नाम के आगे, तो आपकी फैमिली में कई जनरेशन गुजर चुकी होगी। तो उसी को हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसी तरह लुई फर्स्ट होगा, लुई ये इनका सरनेम है। लुई क्या है उनका? सरनेम। एग्जैक्टली नाम नहीं, सरनेम है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब लुई 16 रूल कर रहा था तो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसे नाम दिया गया द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया? द फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम दिया गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों होता है? मैंने एक चीज मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि जो इंसान गूंगा भी अगर होता है, अगर उसके धर्म पे चोट कर दो, उसके रिलीजन पे अटैक कर दो, वो क्या करने लगेगा? बोलने लगेगा, उसके मुंह से आवाज निकलने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या हो जाता है? धर्म का। हम एजुकेशन को लेके रोड पे नहीं आते। हमारी देश की जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत बेकार है, हम रोड पे नहीं आएंगे। अभी कोई मंदिर मस्जिद का मैटर हो जाएगा तो हम क्या जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट कॉन्सेप्ट है, हम अपने धर्म से रिलीजन से इतने चिपके होते हैं। देखो अच्छी बात है, लेकिन धर्म और अंधविश्वास में फर्क होता है। एक चीज याद रखें, और ये बहुत महीन और बहुत बारीक फर्क होता है। लोग धर्म से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर था रिलीजन। सबसे बड़ा मैटर था रिलीजन, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था। यहाँ वजह क्या थी कि यहाँ पे क्या किया लुई 16, एक तो लुई 16 जो था एक बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला, तानाशाह वाला रूलर था। उसकी लाइन थी माय वर्ड्स इज लॉ, मेरे शब्द कानून है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं जो चाहता हूँ वो लॉ बन जाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो लॉ बन जाएगा। अब मैं अच्छा चाहूँ या बुरा चाहूँ क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो ये तो सही नहीं है, ये सही है। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप जो चाहोगे उस हिसाब से पब्लिक तो नहीं चला सकते ना। तो माय वर्ड्स इज लॉ, ये किसकी लाइन थी?
14 की, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। लुई 16 उस टाइम रूल कर रहा था जब रेवोल्यूशन। लुई 14 जो कि इसका क्या कह सकते हो, हाँ दादा कह सकते हो, ग्रैंडफादर कह सकते हो। उसने क्या कहा था, माय वर्ड्स इज लॉ। किसने कहा, लुई 14 ने कहा माय वर्ड्स इज लॉ। और लुई 16 क्या कहता था कि मैं जो चाहूँ वो लॉ में चेंजेस कर सकता हूँ। ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे जो 1789 में स्टार्ट हुआ फ्रांस में, 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ। तो लुई उस टाइम पे रूलर कौन था वहां का, डिक्टेटर कौन था, लुई 16। लुई 14 कहता था माय वर्ड्स इज लॉ, यानी मेरे शब्द ही क्या है, कानून है। तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता, ऐसे कोई कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। अब लुई 16 ने क्या किया, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। एक बहुत फेमस कहावत है कि जब इंसान का विनाश पास आता है उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, संस्कृत में है ना, जब विनाश क्या आता है, बिल्कुल सामने आता है तो बुद्धि उल्टी चलने लगती है। इसीलिए कहते हैं कभी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लुई 16 ने क्या किया कि एक डिसीजन दे दिया कि हम पब्लिक को क्या करेंगे, 3 स्टेट में बांट देंगे। कितने स्टेट में, 3 स्टेट में बांट देंगे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट में उसने किसको रखा, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेट में उसने रखा, फर्स्ट स्टेट में उसने रखा, यहाँ पे देखो किंग, यहाँ पे किंग, राजा, फादर, कौन फादर, जो चर्च में होंगे, फादर, पोप्स, और फादर, पोप्स और किंग, ये तीनों बड़ी पोस्ट है, उनको रख दिया। सेकेंड स्टेट में उसने क्या किया, किंग की फैमिली में जो बड़े बड़े पोस्टेस थे, देखो ये डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये किसी बाहर वालों को बड़ी पोस्ट नहीं देते। ये क्या करते हैं, अपनी फैमिली के ही लोगों को बड़ी बड़ी, जैसे चीफ ऑफ आर्मी बना देना, आर्मी का चीफ होगा, सेनापति, उसको अपनी फैमिली में से किसी को बनाएंगे। जस्टिस, जुडिशरी पावर किसको देंगे, अपनी फैमिली में से किसी को देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेट में किसको रखा, हाँ यहाँ पे कह सकते हो कोर्ट, कोर्ट में जो भी जुडिशरी पावर है उनके हाथ में चला गया। सेकेंड थिंग, किंग की फैमिली। थर्ड थिंग, थर्ड क्या हो सकता है, किंग की फैमिली, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आता है, कौन स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में इसने क्या किया, सबसे बड़ी बेवकूफी की कि इसने सबको एक साथ रख दिया, यानी जो पढ़े लिखे थे और जो अनपढ़ थे जाए थे, सबको एक साथ रख दिया। यानी टीचर, डॉक्टर, बैंकर, फार्मर, लॉयर, इन सबको इसने क्या कर दिया, एक साथ एक स्टेट में रख दिया। टीचर को रख दिया, फार्मर्स को रख दिया, बैंकर को रख दिया, बिजनेसमैन को रख दिया, अगर मैं कहूँ बिजनेसमैन को, लेबर्स को, ठीक है, इन सबको इसने क्या कर दिया, एक स्टेट में रख दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसने क्या कर दी, बेवकूफ़ी क्या कर दी कि पढ़े लिखे और जाहिलों को एक साथ रख दिया। अब देखो, अगर जिनको अपनी नॉलेज, अपने राइट्स नहीं पता, उनके साथ तुम कुछ भी करो, उनके साथ कुछ भी करो तो उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि अपने राइट्स नहीं पता। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब जिसको अपने राइट्स पता है उनके साथ कुछ गलत करते हो, तभी रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन कब होगा, जब आपको अपने राइट्स पता होंगे, हमेशा गलत होगा। जब आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और आप इससे निकल सकते हो, इससे बाहर आ सकते हो, तब आप क्या करोगे, रेवोल्यूशन करोगे। अब यहाँ पे उसने क्या बेवकूफ़ी की, थर्ड स्टेट में इसने रख दिया इन सबको, किसको किसको, लेबर को रख दिया। अब लेबर तो पढ़े लिखे नहीं थे, फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स पढ़े लिखे थे, लॉयर, एडवोकेट पढ़े लिखे थे, टीचर्स पढ़ी लिखी थी, बिजनेसमैन, इनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। अगर हम बात करते हैं बैंकर, ये भी पढ़े लिखे थे। तो इन सबको उसने क्या कर दिया, एक स्टेट में रख दिया। अब यहाँ पे मैटर ये कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, टाइप नाम का एक टैक्स होता है, जो कौन सा टैक्स है, टाइप टैक्स। क्यों लगाया जाता है ये, हाँ ये एक रिलीजन टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है, एक रिलीजन टैक्स है।
रिलीजन टैक्स जो लगाया उसका क्या नाम दिया ना, टाइद नाम दिया। ये टैक्स क्यों लगाया गया? फ्रांस में ये टैक्स जो लगा, फ्रांस में लगा टाइद। टाइद नाम का जो टैक्स लगा, ये टाइद नाम का टैक्स कहाँ लगा है? फ्रांस में लगा है। और यही वो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ी वजह है जिससे पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। देखो लुई 16 क्या करता है, इसे अपनी पब्लिक से कोई मतलब नहीं, इसे अपनी पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। चल रहे हैं, मतलब किसी तरह देश चल रहा है, मुझे क्या करना है, बस आराम करना है, ऐश करना है, घूमना है, फिरना है, मजे करना है अपनी जिंदगी में। पब्लिक से जो मैं टैक्स ले रही हूँ, जो रेवेन्यू ले रहा हूँ, उससे अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा गुजारना। बस लुई के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था, उसे पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। उसकी बीवी भी बहुत फिजूल खर्ची करती थी। एक कंडीशन है कि जब वो बाहर निकलते थे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा भूखी रहती थी, तो वो उनकी जो गाड़ी होती थी उसके पीछे पीछे भागती थी। तो लुई 16 की जो वाइफ थी वो कहती थी क्यों भाग रहे हैं? तो जो आर्मी वाले होते थे उसके आसपास कहते थे कि अरे मैम ये इसलिए भागे क्योंकि इनके पास रोटी नहीं। तो वो इतनी बेवकूफ़ थी दिमाग की, कहते थे रोटी नहीं तो केक खा लें। मतलब एक क्वीन के ये माइंडसेट हो सकता है कि जिसके पास रोटी नहीं होगी उसके पास केक होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। तो उसने अपने पब्लिक की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, उसने जाना ही नहीं कि प्रॉब्लम्स पब्लिक को क्या है, क्या वहाँ पे दिक्कत है। अगर हम टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं तो वो पब्लिक टैक्स कहाँ से हमें देगी? उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस तरह से कंट्री को चलाना है। बस वो जैसे कह सकते हो कि अपने आप को किंग और डिक्टेटर समझ लेना कि मैंने जो बोल दिया उसको चुपचाप मान लो। तो ऐसा तो बहुत लंबे टाइम तक तो चल नहीं सकता, कुछ टाइम तक चलेगा, लेकिन उसके बाद रेवोल्यूशन होगा ही, सीधी सी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है मे भी आपको पता हो कि क्रिश्चियन में 3 फिरके होते हैं, क्रिश्चियनिटी में 3 कम्युनिटी होती है। क्रिश्चियनिटी में कितनी कम्युनिटीज होती हैं? 3 कम्युनिटीज होती हैं। हाँ, एक कम्युनिटी का नाम होता है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स भैया अपने इंडिया में भी बहुत से हैं। ऑर्थोडॉक्स है अपने इंडिया में? नहीं है, बहुत से ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? अपनी पुरानी घिसी पिटी परंपरा से क्या करके चिपक के रहना है, उससे निकलना नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स हम अक्सर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या भाई आप ऑर्थोडॉक्स है क्या? तो ऑर्थोडॉक्स एक कम्युनिटी है किसकी? क्रिश्चियनिटी की। किसकी? क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पे मैटर क्या होता है, ये जो प्रोटेस्टेंट होते हैं इनकी वजह से सब कुछ होता है। इनकी वजह से जो क्यों होता है सब कुछ, मैं अगर आपसे कहूँ जब ये फ्रांस रेवोल्यूशन था तो सिर्फ 2 कम्युनिटी थी, एक का नाम था कैथोलिक और एक थे ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट नहीं थे। कैथोलिक क्या कहते थे कि भाई अगर आपको क्रिश्चियन बन के रहना है तो आपको टाइद नाम का एक टैक्स देना पड़ेगा। अब टाइद नाम का जो टैक्स था वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स था और पब्लिक की कंडीशन इतनी खराब है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो इतना महंगा टैक्स कैसे। और अगर आपको क्रिश्चियन रहना है, आपको हेवन में जाना है, जन्नत की यहाँ पे बात करते थे, वो कहाँ जाना है आपको? जन्नत में जाना है। ये कैथोलिक के पोप कहते थे कि अगर आपको हेवन जाना है, जन्नत जाना है, क्रिश्चियन बन के रहना है तो आपको टाइद टैक्स देना पड़ेगा। अब टाइद जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, पब्लिक इतना टैक्स वहाँ दे नहीं पा रही थी, तो ये बहुत बड़ी वजह बनती है रेवोल्यूशन। तब यहाँ पे एक नई कम्युनिटी है क्रिश्चियन में, वो आती है प्रोटेस्टेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मार्टिन लूथर। क्या नाम है? मार्टिन लूथर कौन है? एक सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी जो चेंज लाते हैं। मार्टिन लूथर क्या कहते हैं, पूरे यूरोप में ये कम्युनिटी काफी तेजी से फैलती है प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर कहते हैं भाई हम क्रिश्चियन रहेंगे लेकिन हम कोई टाइद नाम का टैक्स नहीं देंगे। हम क्रिश्चियन तो रहेंगे लेकिन हम कोई टाइद नाम का टैक्स नहीं देंगे। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि क्रिश्चियन रहेंगे लेकिन टाइद नाम का टैक्स नहीं देंगे, हम एक नई कम्युनिटी बनाएंगे जिस कम्युनिटी में कोई भी टैक्सेस हम पे लगाए नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कौन सा बनाया? प्रोटेस्टेंट। उन्होंने कौन सा धर्म बनाया? प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि भाई हमारा जो काम है यही हमारा धर्म है, हमारा काम ही हमारा धर्म है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग सच में, क्योंकि अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत फैशनेबल होते हैं। अगर आप यूरोप में देखोगे प्रोटेस्टेंट जो होते हैं ये अपने काम को, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि अपने काम को ही, अपने पैशन को ही अपना धर्म मानते हैं, रिलीजन मानते हैं। कि अगर हम जितने अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे, कहाँ पे? दुनिया में, और जितना मेरा यहाँ पे नाम होगा उतना ही अच्छा मेरा
ऊपर से कह सकते हो जन्नत मिलना या हेवन मिलना, जो भी मिलना कॉन्सेप्ट उनका है, वहाँ पे मुझे मिलेगी। तो ये अपने काम, और कैथोलिक क्या कहते हैं, क्या दो भैया, टैक्स, वो टाइथ नाम का टैक्स दो। तो टाइथ नाम का अगर टैक्स वो लेते हैं तो उससे वो किसको बेनिफिट है भाई, गॉड तो ऊपर से आन टैक्स, कितना तो कॉमन सेंस है, ये फायदा किसको हो रहा है, पोप्स और फादर्स को हो रहा है, पोप्स और फादर्स को हो रहा है। तो पोप एंड फादर्स यहाँ पे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और इससे किंग को भी फायदा हो रहा है। तो किंग भी कुछ बोल नहीं रहा, लगाओ इतना टैक्स लगा रहे हो तुम। एक तरफ तो रिलीजन टैक्स लगा रहे हो तुम, और एक तरफ जो नॉर्मल टैक्सेस लगाए जाते हैं वो भी टैक्सेस हाई कर रहे हो। तो पब्लिक कितने टैक्सेस देगी। अभी आपको बोला जाए कि आपको हिंदू रहने के लिए, मुसलमान रहने के लिए कोई टैक्स देना पड़ेगा, आप दोगे? नहीं दोगे? नहीं। इतनी तो आप में कॉमन सेंस होगा ना कि भाई रिलीजन का टैक्स से क्या मतलब है। आप अपनी खुशी से मस्जिद में, मंदिर में कुछ दे सकते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती प्रेशराइज करे कि आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको कैसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, आप दोगे? ये गलत है। रिलीजन को टैक्स नहीं मांगता, ऊपर वाले को पैसे से क्या मतलब है। वो एक मूवी आई थी ना पीके, जिसमें कहते हैं रॉन्ग नंबर है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जो ये जो हमारे कल्चर स्टार्ट करते हैं ना कि धर्म को बिजनेस बना दिया गया, हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में पैसा, ये करवा लीजिए तो ये हो जाएगा, ये करवा लीजिए तो ये हो जाएगा। भैया अगर इतना ही सब कुछ होना ही था तो किस्मत ऊपर से क्यों बन के आई, सब कुछ यही करा के सेट कर लेते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किस्मत आपकी दो हाथ, आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा, आपके कर्म ही आपकी सारी जन्नत और दोज़ख है। जो लोग कहते, जैसे आपकी दादी, नानी या मम्मी कहती होंगी ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा जरूर मिलेगा, भले देर में मिले, चाहे थोड़ी देर और हो जाए, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कभी किसी दूसरे का नुकसान करने की कोशिश मत कर, अपना भी नुकसान मत कर, लेकिन आपके फायदे के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने क्या बताया आपको 1789 में, एक बार रिवीजन कर लें। देखिए ये रेवोल्यूशन है, ये फर्स्ट रेवोल्यूशन माना जाता है हिस्ट्री में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है दुनिया का। ये कब होता है? 1789 में। उस टाइम रूलर होता है वहाँ पे लुई 16। लुई 14 के वर्ड्स हैं, माय वर्ड्स इज लॉ, यानी मेरे शब्द ही क्या बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे। लुई 16 ने क्या किया कि आम पब्लिक को 3 स्टेट में बांट दिया। फर्स्ट स्टेट में उसने रखा, फर्स्ट स्टेट में किंग, फादर, पोप। सेकेंड स्टेट में उसने रखा किंग की फैमिली, कोर्ट और जो चीफ ऑफ आर्मी। थर्ड स्टेट में उसने रखा टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, फार्मर्स, लेबर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि थर्ड स्टेट में उसने पढ़े लिखे और जो अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड दोनों को रख दिया। अब अनएजुकेटेड को तो अपने जो राइट्स है वो पता नहीं, लेकिन जो एजुकेटेड है उनको राइट्स पता है। तो रेवोल्यूशन तो हो गई, सीधी सी बात है। रेवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह रहती है टाइप नाम का एक टैक्स, जो टैक्स लगाया जाता है आम पब्लिक पे, और ये कहा जाता है कि कैथोलिक चर्च लगाता है। कैथोलिक्स क्या कहते हैं, कैथोलिक के जो पोप एंड फादर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको क्रिश्चियन बन के रहना और अगर आपको हेवन में जाना तो आपको क्या देना पड़ेगा, टाइप नाम का टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइप नाम का टैक्स देना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी में 3 कम्युनिटी होती है। एक कम्युनिटी होती है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को यहाँ पे हम किनारे कर देते हैं। ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं जो अपनी एकदम पुरानी परंपरा से क्या होते हैं, चिपक के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, वो कुछ नया चेंज नहीं चाहते। तो वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स जो अपने पुराने कल्चर से एकदम जुड़े रहते हैं, वो कोई चेंज नहीं चाहते। कैथोलिक वो थे जो टैक्स वसूल रहते हैं। अब यहाँ पे बात होती है प्रोटेस्टेंट की। अब यहाँ पे एक नाम आता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है ये यूरोप में एक बहुत बड़ा नाम है, इन्हें सोशलिस्ट भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर कहते हैं कैथोलिक चर्च से कि भाई हम आपके धर्म को नहीं मानते, हम एक नई कम्युनिटी बनाएंगे, हम क्रिश्चियन रहेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा धर्म बनाते हैं? प्रोटेस्टेंट बनाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपको मेंशन करके आंसर लिखना है। क्या करना है? मेंशन करके आंसर लिखना है। नेपोलियन का पार्ट भी इसी में, इसी रेवोल्यूशन में नेपोलियन का भी जो जैसे कह सकते हैं स्टार्टअप या ग्रो अप होता है, राइज होता है। द नेपोलियन राइज। नेपोलियन नाम सुना ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हाइट का छोटा सा इंसान, तो छोटे वाले बड़े दिमागदार होते हैं जिनकी हाइट, ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया कि जिनकी हाइट कम होती है बड़े माइंडेड होते हैं। ये मेरा व्यू हो सकता है, तो मैं सही कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रही अरस्तो की तरह कि अरस्तो ने क्या कहा था, एरिस्टोटल ने, लड़कियों का दिमाग कम होता है और आदमियों का दिमाग। एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था कब का था? BC ना, बिफोर जीसस क्राइस्ट। एरिस्टोटल जो थे, सोक्रेटिस नाम सुना?
सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का जो स्टूडेंट था उसका नाम था प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को अब प्रोनाउंसिएशन का मैटर हो जाता है, हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, ठीक। एरिस्टोटल का स्टूडेंट था सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसने दुनिया जीती थी नहीं कह सकते। सिकंदर ने एक्चुअल में 4%, दुनिया का जो 4% एरा है सिर्फ उसी को जीता था, लेकिन उस टाइम पे ग्रीक के लोगों को बस इतनी ही नॉलेज थी, क्योंकि एलेक्सा तो थी नहीं उस टाइम पे, एलेक्सा नहीं थी ना, तो उस टाइम पे ग्रीक के लोगों को जितनी जमीन की नॉलेज थी, सिकंदर ने कहते हैं इसने दुनिया जीती थी, लेकिन दुनिया नहीं जीती थी, इसने सिर्फ कितना परसेंटेज जीता था, 4%, लेकिन उस टाइम पे वही दुनिया मानी जाती, उस टाइम पे उतनी दुनिया मानी जाती। तो अलेक्जेंडर ने, जैसे हम सिकंदर कहते हैं 4% जमीन जीती थी, लेकिन उसे हम दुनिया का विजेता कहते हैं, उसे कहते हैं कि उसने दुनिया जीती थी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, 4% जमीन जीती थी, लेकिन ग्रीक के लोगों को इतनी ही जमीन की इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, इससे ज्यादा उनको नहीं पता। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट सिकंदर, अलेक्जेंडर। एरिस्टोटल की एक थ्योरी थी जिसमें उसने कहा था कि लड़कियों का दिमाग या औरतों का दिमाग आदमियों के दिमाग के मुताबिक कम होता है। एरिस्टोटल को हम द सन ऑफ नॉलेज कहते हैं अपने टाइम में, इसे जितनी भी नॉलेज थी उस टाइम से सब पता है। इसने तकरीबन 4,500 से ज्यादा किताबें लिखी, 4.5, कुछ किताबें हो सकता है कि कुछ पेजेस की रही हैं, 2 पेज की, 4 पेज की रही हैं, लेकिन इसने तकरीबन 4,500 से ज्यादा किताबें लिखी थी एरिस्टोटल ने। इसे सन ऑफ द नॉलेज कहते हैं, इसको एरिस्टोटल को द सन ऑफ द नॉलेज कहते हैं। ये किसका स्टूडेंट था? प्लेटो का। प्लेटो किसका था? सोक्रेटिस का। तो ये सब के सब फिलोसोफर थे। ये क्या थे? फिलोसोफर्स थे। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि सबकी अपनी अपनी जिंदगी की अपनी अपनी फिलोसफी होती है, तो ये सब के सब फिलोसोफर थे। एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी थी 4,500 किताबें लिखने के साथ। उसने कहा था कि औरतों का दिमाग आदमियों के दिमाग के अकॉर्डिंग कम होता है, लेकिन इसको गलत साबित करने में कितने साल लग गए? 1600 साल लग गए, क्योंकि एरिस्टोटल बीसी में हुआ है ना, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी क्या कहते हैं? बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, आफ्टर, और ये बिफोर यानी उनके पहले। तो 1600 साल लग गए इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने में कि भाई आदमी और औरतों दोनों का दिमाग क्या होता है? बराबर इक्वल होता है, बराबर होता है, किसी का दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता। समझ में आया?